नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिष्ठानम क्लासेस में। और देखिए, राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा जो 31 जुलाई को प्रस्तावित है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग लेखपाल रामबाण सीरीज को जारी किए हुए हैं, जिसकी पहली और दूसरी कड़ी आपके पास पहुंच चुकी है। आशा करता हूं कि आपको वो चीज़ें पसंद आई होंगी। इसी कड़ी में लेखपाल रामबाण सीरीज के भाग 3 में आज हम लोग प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों में खास क्या है। पहला प्रश्न है, भारत के नए इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख कौन बनाए गए हैं? आईबी प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो याद रखेंगे तपन डेका। तो जो तपन डेका साहब हैं वो इंडिया के नए आईबी प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंटेलिजेंस से याद रखिएगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाने के लिए हमको बड़ी मेहनत की जरूरत होती है। तो यूं समझिए कि हमको तपना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तपना। मतलब इतना आसान नहीं है कि आईबी में चले जाना। तो आईबी में जाने के लिए हमको खुद को तपाना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? इस तरह से याद रखिएगा तपन डे का नाम। बस एक चीज कोई भी ऐसी दिमाग में अपने रखें कि एग्जाम में स्ट्राइक हो जाए, बस काम खत्म। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला उद्योग विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो याद रखेंगे आगरा। तो आगरा में उत्तर प्रदेश का पहला उद्योग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की वह वन्यजीव सेंचुरी जिसे टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित करने का निर्णय हाल ही में सरकार ने लिया है, तो वो है रानीपुर सेंचुरी। कहां पर है भाई? ये है भैया चित्रकूट में। तो जो चित्रकूट की रानीपुर सेंचुरी है ना, चित्रकूट की कौन सी भैया? रानीपुर सेंचुरी जो है उसको, वो वन्यजीव सेंचुरी जो है उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व की, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं। आपको ये पता होना चाहिए। पहला है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरा क्या है आपका पीलीभीत। हाल ही में आपने देखा होगा कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व को वर्ष 2021 का करंट अफेयर्स आपने देखा होगा कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए TX2 अवार्ड मिला था। और तीसरा जो है बांधवगढ़। ठीक है, तो ये 3 टाइगर रिजर्व अभी तक उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित हैं, जो आपको पता होना चाहिए। और हाल ही में चित्रकूट की जो रानीपुर सेंचुरी है, इसको टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। बात करें टाइगर प्रोजेक्ट की, ये PCS में पूछा गया क्वेश्चन है। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? तो ये आपको पता होना चाहिए 1973 में। ठीक है, तो इतनी बातें टाइगर रिजर्व के संबंध में थी जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, चित्रकूट की जो रानीपुर सेंचुरी है, उस सेंचुरी को टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित करने का निर्णय हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में आपदा मित्र और आपदा सखी योजना को विस्तार करने का निर्णय लिया गया है? तो आंसर है 25। तो उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में आपदा मित्र और आपदा सखी योजना को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। ये आपदा के संबंध में सुझाव देते हैं, आगाह करते हैं, पहले से सचेत करते हैं। इनकी नियुक्ति इसलिए होती है जहां ऐसे क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जहां पर आपदा जोखिम जो प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर ये लोग जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि कैसे आपदा के समय आपको कैसे रहना है, कैसे उससे बचना है और क्या क्या उससे उपाय के तरीके हो सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, आपदा मित्र और आपदा सखी योजना को उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में विस्तारित करने का निर्णय हाल ही में सरकार ने लिया। देखिए, ये सब वन लाइनर जो फैक्ट है ना, ये इसको एज इट इज आपको याद कर लेना, क्योंकि लेखपाल में ऐसे प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं बहुत प्रबल है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिल्क एक्सचेंज सेंटर कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो आशा करता हूं कि आपको ये उत्तर पता होगा। आंसर है वाराणसी। ऐसे भी याद रखिए कि अगर आपको करंट नहीं भी पढ़े हैं तो भी कम से कम यहां पर आइए, ये देखिए, इस शब्द से आप पकड़ पाएंगे। ये देखिए सिल्क, तो सिल्क एक्सचेंज सेंटर कहां पर होना चाहिए? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी की साड़ियां वैसे भी बहुत प्रसिद्ध हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगली चीज देखते हैं। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां पर पुतुल उत्सव का आयोजन किया गया, तो पुतुल उत्सव का आयोजन हाल ही में वाराणसी में किया गया। बस इसको एज इट इज पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा।
अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो भैया इसका उत्तर भी वाराणसी है। तो वाराणसी में आपने 3 चीजें देखी, अभी तुरंत याद कर लीजिए। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर उत्तर प्रदेश के द्वारा जो स्थापित होगा वो वाराणसी में। दूसरा, स्किल से ही बना है सिल्क, देखिए इसी 3 अक्षर से क्या बनेगा? सिल्क। इस वजह से आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्किल, एक शब्द है स्किल और एक शब्द है सिल्क, देखिए इन्हीं अक्षरों को घुमा फिरा के तो ऐसे याद रखिएगा। सिल्क वाला सेंटर जो है वो भी वाराणसी है, स्किल वाला सेंटर वो भी वाराणसी है, और पुतुल महोत्सव जो है वो भी वाराणसी में ही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला वातानुकूलित मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम कहां पर बनाया जाएगा? तो कानपुर में। तो उत्तर प्रदेश का जो कानपुर शहर है वहां पर यूपी का पहला एयर कंडीशन मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम बनाया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राज्य के कितने शहर में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की योजना को मंजूरी दी गई है? तो आपको ये पता होना चाहिए, 15 शहर। एक चीज ध्यान रखेंगे कि हमने बात किया कि आपदा सखी और आपदा मित्र जो है वो 25 शहरों में, और इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो 15 शहरों में। और कल मैंने आपको बताया था, कल का करंट अफेयर्स अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने देखा था कि राज्य का पहला इंडस्ट्रियल औद्योगिक विश्वविद्यालय, इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की जा रही है? तो कल हम लोगों ने देखा था। वैसे मैं चाह रहा था कि आपसे पूछ लूं, लेकिन यहां पर देख ही लीजिए, आगरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल एकदम एज इट इज इसको रट्टा मार लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश के कितने शहर में औद्योगिक पार्क बनाने की योजना को मंजूरी दी गई है? तो भैया 15 शहर में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता कौन बने हैं? आपको पता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो आर्टिकल 165 के तहत की जाती है, आपको ये बातें पता होंगी। और इनका काम होता है कि राज्य सरकार का कोई भी जो केस होता है वो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार के पक्षकार के तौर पर ये राज्य सरकार का पक्ष रखते हैं। विभिन्न मसलों पर ये राज्य सरकार को कानूनी सलाह देते हैं। तो आर्टिकल भी याद रखेंगे आप, चूंकि देखिए महाधिवक्ता चर्चा में, इसलिए में भी ऐसे पूछ ले कि महाधिवक्ता का, राज्य का महाधिवक्ता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 165। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता कौन बने हैं भैया? अजय कुमार मिश्र जी जो हैं ये उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता बने हैं, एडवोकेट जनरल बनाए गए हैं, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा देने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भातखंडे संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा देने की घोषणा की है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो भातखंडे संगीत महाविद्यालय जो है इसको यूपी गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? सांस्कृतिक विश्वविद्यालय बनाना चाहती है, तो ये ध्यान रखेंगे। भातखंडे शब्द दिमाग में रखे रहिएगा, काम हो जाएगा आपका। अब देखिए इसी में देखिए लगा है संगीत, तो बस संगीत से समझ जाइएगा, संगीत विश्वविद्यालय जो है, महाविद्यालय जो है, इसको सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के तौर पर यूपी गवर्नमेंट इसको डेवलप करना चाहती है। तो भातखंडे मतलब किसी भी तरह बस शब्दों को पकड़ लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थारू जनजाति का पहला संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो यह है बलरामपुर। हम लोगों ने ट्रिक देखी थी कि उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र हैं वहीं पर थारू जनजाति का निवास स्थान पाया जाता है, और उसी में आप देखते हैं कि तराई क्षेत्रों में जब आप आएंगे तो यहाँ पर बलरामपुर में आप पाएंगे कि बलरामपुर में थारू जनजाति का पहला संग्रहालय बनाया जा रहा है। बात करें कि जो थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह की बात आएगी तो वो होगी गोंड। बहुत महत्वपूर्ण चीज ये बता रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर से समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है थारू, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह की बात होगी तो वो होगी गोंड। तो ये दोनों चीजें एकदम दिमाग में क्लियर रखिएगा। तो थारू जनजाति का पहला संग्रहालय उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बनाया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट कहां पर खोला जा रहा है? बहुत सामान्य सा ये प्रश्न, देखिए बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे यार जो आप केवल सामान्य समझ से दे सकते हैं। अब देखिए ये वही होगा, रोबोटिक रेस्टोरेंट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर सारा संचालन रोबोटिक्स के द्वारा होगा, रोबोट के द्वारा होगा। तो नो डाउट कि उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित शहर वो होना चाहिए। और देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित शहर कौन सा पाएंगे आप? नोएडा। तो सामान्य शायद इसका उत्तर हो जाएगा कि यूपी का पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट कहां पर खोला गया है? नोएडा में।
अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 41वें हुनर हाट का आयोजन कहां पर किया गया? ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले 40वें हुनर हाट का आयोजन मुंबई में हुआ था, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो 40वें हुनर हाट का आयोजन कहां हुआ यार? मुंबई में। और उसी के जस्ट बाद 41वें हुनर हाट का आयोजन कहां हुआ? आगरा। तो ये दोनों चीज याद रखेंगे। 40वां भी याद रखिएगा, मान लीजिए कि पेपर में 40वां पूछ लें तो भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है कि स्थानीय जो उत्पाद होता है उसको बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। तो हाल ही में देखिए अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो मंत्री हैं माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो ये ध्यान रखेंगे कि 40वां जो हुनर हाट है वो मुंबई में आयोजित हुआ, जबकि 41वां हुनर हाट आगरा में आयोजित हुआ है, इसका ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन, आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड शिखर सम्मेलन जो है आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से देश हैं? 4 देश हैं, आपको ये चीजें पता होंगी। इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा है भाई? और जापान है। ठीक है, तो बस ये चीज है। तो इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन चारों का संयुक्त रूप से जो समूह है, संगठन है, वही है क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, तो इसका आयोजन हाल ही में कहां पर हुआ भाई? तो जापान के टोक्यो शहर में इसका आयोजन हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के लिए क्वाड अति महत्वपूर्ण है। इसलिए क्वाड से संबंधित कोई भी चीज अगर चर्चा में आती है तो आपके पेपर के लिए वो अति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसे दी गई? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्योंकि भारत जो है राष्ट्रमंडल सदस्य के रूप में स्थापित हुआ था 1949 में ही। तो भारत भी राष्ट्रमंडल समूह का सदस्य है और राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी 2026 के लिए दी गई है ऑस्ट्रेलिया को। तो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। देश का पहला निजी तौर पर निर्मित सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत अच्छे से ढूंढ के प्रश्न आपके लिए लाए गए हैं कि जिनकी प्रबल संभावनाएं हैं कि लेखपाल में पूछे जाने की, उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए बहुत ध्यान से चीजों को पढ़िएगा। देश का पहला निजी तौर पर निर्मित सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो ध्यान समझिए, देश का पहला निजी तौर पर निर्मित सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम है विक्रम-1। हाल ही में इसके तीसरे फेज का सफल परीक्षण किया गया है। आपको ये सब नहीं ध्यान रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि विक्रम-1 क्या है। इसको ध्यान रखिएगा, जो विक्रम-1 है वो देश का पहला निजी तौर पर निर्मित सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। रायसीना डायलॉग का हाल ही में 7वां संस्करण का आयोजन हुआ है और रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण में मुख्य अतिथि कौन थे भैया? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष थी उर्सुला वान डेर लेयेन। तो ऐसे समझिएगा कि अगर आपको मान लीजिए कि नाम में अगर कंफ्यूजन हो जाए तो ऐसे याद रखिएगा कि एक ऐसी महिला आई थी जो डेर लेन रही थी, मतलब डर रही थी। ठीक है, तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष थी उर्सुला वान डेर लेयन। ये रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण में चीफ गेस्ट के तौर पर भारत में आई थी। तो ये ध्यान रखेंगे। तो रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण है ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, 7वां संस्करण। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। भारतीय कपास परिषद के अध्यक्ष के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, सुरेश भाई कोटक। बस दिमाग में ऐसे रखिएगा, क से कपास और क से कोटक। तो सुरेश भाई कोटक जो हैं, इनको भारतीय कपास परिषद के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। इनको ध्यान रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने डिग्री कॉलेजों में ई लर्निंग पार्क शुरू करने का निर्णय लिया है? तो आंसर याद रखिए 120। देखिए ये सब जो प्रश्न है ना यार, फैक्चुअल जो क्वेश्चन है उसमें दिमाग नहीं लग पाएगा आपका, इसलिए फैक्चुअल क्वेश्चन तो एकदम रट डालिएगा कि उत्तर प्रदेश के 120 डिग्री कॉलेजों में ई लर्निंग पार्क शुरू करने का निर्णय हाल ही में सरकार ने लिया है, जहां पर काफी कुछ स्किल को सिखाने का निर्णय सरकार वहां पर लेगी। बहुत सारी स्किल बच्चों को सिखाई जाएगी ताकि उनको जीविकोपार्जन के लिए रोजगार परक शिक्षा उनको मिले, ताकि उनका जीवन आसान हो सके। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 120 डिग्री कॉलेजों में ई लर्निंग पार्क शुरू करने का निर्णय हाल ही में लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किससे है? तो बहुत
अच्छे से इसको समझ लीजिए क्योंकि चर्चा में रहा है ऑपरेशन कायाकल्प। पहले ऑपरेशन कायाकल्प याद रखिएगा शिक्षा से संबंधित था, लेकिन अभी जो करंट का ऑपरेशन कायाकल्प है वो है राजपत्रित अधिकारियों को शासकीय परिषद वाले स्कूलों को गोद लेने के संबंध में। अगर आप दो चार चीजें भूल जाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखिएगा जो गेस्टेड ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश में, राजपत्रित जो अधिकारी हैं उनके द्वारा स्कूलों को गोद लिया जाएगा। ये है जो इसी को कहते हैं ऑपरेशन कायाकल्प। तो हाल ही में योगी सरकार का ये इनिशिएटिव है जो चर्चा में रहा है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा शासकीय परिषद वाले स्कूलों को गोद लेने के संबंध में जो इनिशिएटिव शुरू हुई है उसी का नाम है ऑपरेशन कायाकल्प। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में उत्तर प्रदेश की टीम ने किसे हराकर विजेता पदक प्राप्त किया। देखिए यूपी की कोई टीम है जो राष्ट्रीय स्तर पर किसी से जीत जाए, सभी राज्यों से जीत जाए, तो आप इस प्रश्न की अहमियत का अंदाजा बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो जो हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 हुआ है, इसके फाइनल में उत्तर प्रदेश ने झारखंड को हराया है और इस तरह से उत्तर प्रदेश विजेता रहा है। तो ये ध्यान रखें। ऐसे सीधे भी प्रश्न आ सकता है कि 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में विजेता कौन रहा। एक तो ये ऐसे आ सकता है, और एक जो मैंने सामने आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ऐसा भी प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है। तो याद रखेंगे SS मुंद्रा। ऐसे समझिए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसको बोला जाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं मुंबई भी आप पाएंगे, लेकिन जो इसका प्रचलित नाम है, प्रचलित जो इसका स्वरूप है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का अध्यक्ष हाल ही में किसको बनाया गया है। SS मुंद्रा। ऐसे याद रखिएगा कि बॉम्बे में मुद्रा बहुत ज्यादा होती है कि नहीं भाई। मुंबई कहते हैं ना, मुंबई नगरी सपनों की नगरी है, यहाँ बहुत पैसा है, ऐसे तमाम बातें बताई जाती हैं। तो जो SS मुंद्रा साहब हैं वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए स्मार्ट वॉच का निर्माण हाल ही में किसके द्वारा किया गया। तो IIT कानपुर। बस इसको सीधा सा फैक्ट याद रखिएगा कि IIT कानपुर ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए स्मार्ट वॉच का निर्माण किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक कहां पर स्थापित हो रहा है। तो याद रखिएगा प्रयागराज, ठीक है। तो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक स्थापित किया जा रहा है। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो स्किल जो इंस्टीट्यूशन है वो वाराणसी में है, और जो स्किन बैंक है वो प्रयागराज में स्थापित हो रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देश की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है। तो याद रखेंगे यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जिसका आय जो है वो $1 अरब के पार हो जाता है, तो वो यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है। अभी हाल ही में ओपन जो थी वो 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी थी, आपने हाल ही में करंट में पढ़ा होगा। और ये यूपी के इलाहाबाद की ये कोचिंग है, आपने यूट्यूब पे देखा भी होगा। अलख पांडे इसके डायरेक्टर हैं। तो फिजिक्स वाला जो है ये देश की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इनका संबंध चूंकि प्रयागराज से है, बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे, तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण चीज है ये। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हिंदी के साथ साथ अन्य किस भाषाओं को अपनाने का निर्णय लिया। तो हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र है उसने अपने कामकाज के लिए प्रयोग जो भाषा होती है उसमें हिंदी को स्थान दिया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें खुश होने की इतनी बात नहीं है, क्योंकि आपको पूरी जानकारी पता होनी चाहिए कि हिंदी के साथ साथ उर्दू एवं बांग्ला को भी समायोजित करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने इन भाषाओं को भी अपनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो पूरी बात ये रही कि हिंदी को भी प्रयोग में लाया जाएगा, लेकिन हिंदी के साथ साथ उर्दू एवं बांग्ला को भी शामिल करने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र ने अपने कामकाज के रूप में इन भाषाओं को भी शामिल किया है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इतने प्रश्न रहे। आशा करता हूं कि आपको ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा या सलाह समझ लें कि इसको नोट्स जरूर बना लें और खूब ज़्यादा रट्टा मार के जाएं, क्योंकि इन प्रश्नों में से मे भी डायरेक्ट आपके पेपर में प्रश्न बन जाए, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, नई चीज़ पढ़ने का प्रयास बिल्कुल मत करिए।
हाँ, नई चीज़ों में जैसे यहाँ पर जो करंट बताया जा रहा है वो आप पढ़ सकते हैं, बाकी किसी भी चीज़ को नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अपना बेस्ट दीजिए। आप सबके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।